नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महरो राजस्थान बुलेटिन में। आज कई खबरों की बातचीत होगी। सबसे अहम खबरें जो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उनमें से है मिशन सेफ्टी, जहां सीएम अशोक गहलोत ने रोड सेफ्टी पर लोगों को नसीहत दी। बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट की, जो अब प्रदेश में लागू हो गया है और अब उसका असर भी दिख रहा है। साथ ही बात करेंगे सिलेबस पर हो रही सियासत की भी और दिखाएंगे आखिर क्यों यूजीसी की गाइडलाइन पर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। बात करेंगे टिड्डियों की भी, जिसका कहर जारी, और बात होगी अलग अलग पर कैसे कैसे प्रदर्शनों की। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एसओजी पर सनसनीखेज खुलासा। एसओजी में रिश्वत का खुला खेल चल रहा था। किसने मांगे केस के बदले पैसे? जांच बंद कर करोड़ों की रिश्वतखोरी। आखिर कौन है एसओजी का शातिर मास्क मैन? एसओजी के मास्क मैन का राज खुलेगा न्यूज 18 राजस्थान पर। बने रहिए हमारे साथ। सनसनीखेज खुलासा करेंगे एसओजी पर। एसओजी में रिश्वत का जो खुला खेल सामने आया है, उसमें किसने केस के बदले पैसे मांगे, किसने जांच बंद कर करोड़ों की रिश्वतखोरी की और कौन है एसओजी का शातिर मास्क मैन? इन सवालों का जवाब कुछ ही देर में, ये राज खोलेंगे हम। और इस सनसनीखेज खुलासे के साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी राकेश शर्मा, जो इस मामले को लेकर और भी अपडेट्स देंगे। आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एसओजी अधिकारियों का वसूली खेल, जांच बंद कर करोड़ों की रिश्वतखोरी। एसओजी बनी स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड गैंग। एसओजी का मास्क मैन कौन? जी हां, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसका काम है अपराध पर लगाम लगाना। लेकिन एसओजी के अधिकारियों ने अपने फर्ज का सौदा कर महकमे को स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना दिया। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक से एसओजी अधिकारियों के रिश्वतखोरी मामले में एसीबी की जांच में ये अहम खुलासा हुआ है कि अपराध पर लगाम लगाने वाले अधिकारी खुद वसूली, धमकी और ब्लैकमेलिंग करने में जुटे थे। जिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला, उससे एसओजी गैंग सौदा कर मामले को रफा दफा करने में जुटे थे। इस मामले में जो दर्ज एफआईआर हुई है, उसके मुताबिक वसूली गैंग के प्लान के मुताबिक परिवादी को टॉर्चर कर करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का जाल बिछाया गया था। उस प्लान के मुताबिक सबसे पहले एसओजी के इंस्पेक्टर विष्णु खत्री ने परिवादी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। परिवादी ने इंस्पेक्टर विष्णु खत्री को फाइल सौंपनी चाहिए थी, तो विष्णु खत्री ने परिवादी को एसओजी के एएसपी सत्यपाल मिड्ढा से मिलाकर मदद करने की बात कही। तारीख 28 मई 2020। इंस्पेक्टर विष्णु खत्री और सतपाल मिड्ढा परिवादी के दफ्तर पहुंचे। सतपाल मिड्ढा ने कुछ पेपर निकालकर परिवादी को धमकाया। इसके कुछ दिनों बाद एएसपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को फोन कर सौदेबाजी शुरू कर दी, जिसमें एएसपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को फोन कर रिश्वत वसूली की मांग दोहराई। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग एसीबी के पास मौजूद है। उस बातचीत का मजमून कुछ इस तरह है। तारीख 2 जून 2020। एडवांस करोगे या इंस्टॉलमेंट में? जैसे पालीवाल साहब कहते हैं वैसे करो। पहले कुछ तो पकड़ा दूं। ठीक है, जब भी आपका इंतजाम हो जाए इसके बाद मिलवा देंगे। मैं उनसे बात कर लेता हूं, लेकिन आप उधर विष्णु से भी बात मत करना,
दूसरा हमारे बॉस हैं, वो तो आपने मना कर दिया। मैं जैसा कहूँ आप तो वैसे करते रहो, मैं जैसे बोलूँ आपको वहाँ जाके बोलना है। वो बात तो आपकी ठीक है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। 2 करोड़ मेरे लिए मुश्किल हो रखा है। मैं तो उनको पकड़ा दूंगा, बता दूंगा, आपको और ज्यादा बात नहीं करनी है। तारीख 7 जून 2020। देखो अब जो बात करनी है ना वो आप उनसे कर लें। मैं कई दिनों से यही तो कह रहा हूं, आप तो बस अपनी 2 बातें कर लेना। मेरी जांच बंद कर दो, कर सकते हो तो FIR मत करो बस। पहले तो 40 लाख की बोले थे सर, 2 करोड़ तो बोले ही नहीं थे, पर बाद में 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तक। इसके ऊपर बात मत कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कम से कम करके कर लेना। समझ गए ना? ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था जितनी जल्दी हो जाए तो ठीक है। मैं मकान बेच के ले गया और वो कहे कि अब इससे ज़्यादा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हाँ, ठीक बात है। इस बातचीत के बाद वैशाली नगर के तमन्ना टावर में आरोपी सतपाल मिड्ढा ने परिवादी को ADG अनिल पालीवाल से मुलाकात करवाई। सतपाल मिड्ढा और परिवादी के बीच हुई बातचीत की मोबाइल फोन वॉइस रिकॉर्डिंग ACB के पास मौजूद है, जिसे दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। ACB की ओर से परिवादी के बयान के बाद वसूली में शामिल अधिकारियों को तलब कर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें तमन्ना टावर में सौदेबाजी के लिए मास्क पहनकर पहुंचे उस आला अधिकारी के चेहरे से भी नकाब उठेगा जिसने वसूली गैंग बनाकर SOG की साख पर बट्टा लगा दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि न जाने कब से ये खुला खेल चल रहा था। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ सालों में SOG ने जो बड़ी कार्रवाई की थी वो उनकी सराहना आम आदमी में हुई थी और उसमें जो अपराधी थे उन पर अंकुश लगाया गया था। लेकिन पूरे महकमे को गलत कहना ठीक नहीं है। जो अधिकारी हैं, कुछ जो चुनिंदा अधिकारी हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर इस पूरे महकमे को कलंकित किया है। राज्य सरकार के जो प्रयास थे उनके साथ विश्वासघात किया है। जनता ने जो विश्वास जताया था, चूंकि ACB की जांच में ये तय हुआ है कि इस पूरे मामले में बहुत उच्च स्तर के अधिकारी हैं और इस मामले को लेकर ACB ने बाकायदा जो अपने सरकारी वॉइस रिकॉर्डर हैं, मोबाइल सर्विलांस पे लिए हैं, जो व्हाट्सएप कॉलिंग की गई है उसको रिकॉर्ड पर लिया गया है। तमाम ऐसे अहम सबूत जुटाए हैं जिसमें ये पूरी तरह से ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं SOG के उच्च स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और जो मोबाइल पर वार्ता हुई है, जो परिवादी ने जो अपने बयान दिए हैं और उन बयानों को रिकॉर्ड, जो वीडियो रिकॉर्डिंग पर और लिखित में जो बयान दिए हैं, उन बयानों को कोर्ट में पेश किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं है कि SOG में जिस तरह का खेल हुआ है, ये पूरी तरीके से जो दस्तावेज हैं उनसे ये साबित होता है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया है। और इसमें जो है केस किस तरीके से रफा दफा किए जाते हैं पैसे के दम पर, और किस तरीके से जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको किस तरीके से वहाँ पर जो प्रताड़ित किया जाता है, ये पूरा मामला, चूँकि इसमें जो जिस तरीके से जो ACB की जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि ये धमकी तक जो परिवादी को दी गई कि अगर उसने जो ये नहीं किया तो उसके घर परिवार सबको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसकी फर्म जो है उस पर ताला लगा दिया जाएगा। यानी निश्चित तौर पर सरकारी कुर्सी पर बैठ करके सरकारी पद का इस्तेमाल करते हुए अगर ये एक तरीके से वसूली का खेल कहें, ये वसूली के जो प्रयास किए गए हैं बिल्कुल गलत हैं। और निश्चित इस पर जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो ACB की जारी है, चूंकि परिवादी अभी भी लगातार जो है इस मामले में जो अपने सबूत पेश कर रहा है। ACB ने भी काफ़ी अहम सबूत जुटाए हैं। जो दूसरे आरोपी हैं, जो ये FIR नंबर 108/2020 ACB की है, इसमें भी दूसरे आरोपी हैं, उनसे भी इस बारे में अभी पूछताछ होना बाकी है। तो इसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होना अभी बाकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। नागौर में SDRI की बड़ी कार्रवाई।
निम्बीजोधा तहसील के गांव की खानों पर छापे मारे गए। तांतावास और भोजास गांव में एसडीआरआई की टीम ने छापे मारे हैं। मैसनरी स्टोन की खानों पर ये छापे मारे गए हैं। नोखा मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की गई। बिना एसटीपी के ही खनन हो रहा था, यानी अवैध खनन चल रहा था। एसडीआरआई ने 5 करोड़ की रॉयल्टी चोरी पकड़ी है। नागौर डीटीओ की टीम भी इस छापे की कार्रवाई में शामिल रही। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को एक नया टास्क दिया है। संभागीय और जिला मुख्यालयों पर बैठकें करनी होगी। संभाग और जिला स्तर पर जन सुनवाई भी करनी होगी। अपने अपने विभाग के अफसरों की समीक्षा बैठकें करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। इसके बाद पालना रिपोर्ट भी देनी होगी, जिस पर वो खुद समीक्षा करेंगे। बैठकों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी इसमें राय लेनी होगी। सचिवालय ने सभी मंत्रियों को निर्देश की कॉपी भेज दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, सारे मंत्रियों को सीएम की ओर से ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि 2 महीने का ये टास्क है, जिसमें संभाग और जिला लेवल पर जाकर के और उनको सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कार्यक्रम है और जो उनके विभाग हैं, उसके कामकाज की नियमित तौर से समीक्षा करनी होगी। और उसके बाद समय समय पर सीएम से इन दौरों की और इन समीक्षा बैठकों को लेकर के एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से सारे मंत्री को चिट्ठी भेजकर और सीएम की ये डायरेक्शन है, उनसे अवगत कराया गया है कि वो हर ये जो आने वाले 2 महीने हैं उनमें सभी संभाग और जिला मुख्यालयों पर जाकर के समीक्षा बैठकें करें। स्थानीय तौर पर लोगों की राय भी लें, जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाए इसमें, और उसके बाद में वो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी। गवर्नेंस के हिसाब से इस डायरेक्शन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोविड के हालात में जिस तरह प्रशासन नीचे किस तरह चल रहा है, बाकी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका काम तो कहीं डिरेल नहीं हो गया है। ये तमाम चीजें वहां पर संभाग और जिला लेवल पर जाकर के उनको रिव्यू किया जाएगा और फिर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी। जी, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन मांगा जाएगा? क्योंकि देखिए, कोविड-19 सिचुएशन किसी से छिपी नहीं है। अब 33 जिले हैं और अगर 7 संभागों के हिसाब से देख लिया जाए और उनको भी पहले जिला ही काउंट कर लें तो लगभग 28 बैठकें मंत्रियों को करनी होगी। ऐसे में जन सुनवाई के नाम पर जनता का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा और कार्यकर्ताओं का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से इसके साथ रखा जाएगा? देखिए, जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने जिले में जनसुनवाई करते ही हैं। अब संभाग लेवल का टास्क और उन पे ऐड कर दिया गया है। साथ ही मंत्री का जो खुद का विभाग है, संभाग वाले जिले प्रभार वाले जिले के साथ साथ खुद के जो विभाग हैं उसकी भी संभाग और जिला लेवल पर जाकर के अगर मंत्री बैठकें करेगा तो उसको अपने डिपार्टमेंट को लेकर के भी पूरे स्टेट में क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर उसके जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसकी स्कीम्स की क्या हाल है, तो ये सारी चीजें वो ले ली जाएंगी। अपने डिपार्टमेंट की भी ले ली जाएंगी, साथ ही जो दूसरे प्रभार वाला जिला है उसकी भी साथ में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये दोहरा फायदा हो जाएगा। एक तो प्रभार वाले जिले पर ज्यादा फोकस हो जाएगा, साथ ही संभाग और जिलों में जो संबंधित मंत्री हैं उनके विभागों की स्थिति क्या है, उन संबंधित विभाग की योजनाओं की क्या स्थिति है, इसका भी पता लग जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इन दोनों चीजों का हवाला भी दिया जाएगा। जो जनरल स्कीम्स है उनका भी हवाला होगा, साथ ही उस मंत्री के को जो विभाग दिया गया है उसकी क्या स्थिति है वो भी पूरी जिला और संभाग की बैठक। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सरकार का मिशन हेलमेट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोरोना से मैं जीता जंग। बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक
सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र ने सिलेबस कट किया, ये कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में डोटासरा ने कहा कि नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद के चैप्टर हटाए गए। इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। सर, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि नोटबंदी, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र जैसे जो चैप्टर हैं वो सीबीएसई ने हटाए हैं, तो उसके बाद में क्या आप पहली प्रतिक्रिया? कोरोना के कारण से जो वर्किंग डेज हमारे विद्यालयों के कम हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी स्टेट हो, चाहे केंद्र हो, सीबीएसई हो, वो समीक्षा कर रही है कि हम कितने दिन में कितने बच्चों को कितना चैप्टर और कितना पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्यजनक सीबीएसई ने किया है कि नोटबंदी, जिसकी वाई लूट करके प्रधानमंत्री जी अपने आप को विश्व में सबसे बड़ा नेता साबित करना चाह रहे थे, जो सीए था, नागरिकता का जो मुद्दा था, ये उसको भी हटा रहे हैं, संघवाद को भी हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्वयं ये महसूस करने लगे हैं कि हम गलत रास्ते पे थे, और गलत रास्ते का ये प्रमाण आपके सामने है कि नोटबंदी, जिसके लिए ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि अगर गलत साबित होगा उसका उद्देश्य, तो मैं चौराहे पे आकर के फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं देश में, और वही प्रधानमंत्री की टीम इन चीजों को हटा रही है। तो ये कांग्रेस की इस बात को, जो बात कांग्रेस हमेशा कहती थी, राहुल गांधी जी जो कहते थे कि आपने गलत किया है, आपने अपनी मर्जी से दूसरे छुपे हुए एजेंडे के तहत ये आप लोग काम कर रहे हो, वो हमारी चीजें साबित हो रही हैं। मैं समझता हूं उनको क्लीन हैंड से आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हमारे से गलती हुई थी, इसलिए हम आप पाठ्यक्रम में इसको हटा रहे हैं। ऐसा सुनने को मिला कि राजस्थान में भी जो है कटौती की जा रही है पाठ्यक्रमों में। किस तरह की आप पाठ्यक्रमों में कटौती करने वाले हैं, उसको लेकर के क्या डिसीजन अभी लिया? देखिए, जो कैलेंडर जारी होता है निदेशालय से, उसमें बाकायदा डेज होते हैं कि इतने दिन में ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, और इतने नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसमें इतने नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं।
तो अगर डेज हमारे कोविड के कारण से कम होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम को कम करना पड़ेगा। लेकिन हमें कल ही एक समिति जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया है कि वो एक समिति बना करके इसका रिव्यू करें, और RSCRT को भी भेज दिया है कि 1 से लेकर के 8 तक का जो पाठ्यक्रम आप बनाते हैं उसकी समीक्षा करें कि हम कितने दिन में कैसे पढ़ा सकते हैं। या तो हमको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के इसको पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, तो वो जो डेज हमारे फिक्स होते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में उसमें कम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने CBSE द्वारा सिलेबस में 30% की कटौती पर केंद्र सरकार को घेरा। CBSE ने, केंद्रीय सरकार ने 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के सिलेबस को 30% कम किया है कोरोना की वजह से। ठीक, मुनासिब कदम है, लेकिन इस कदम से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। सिलेबस से 30% कौन सा हिस्सा हटाया गया है? सेकुलरिज्म और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद, ये दोनों हटा दिए गए। वो राजनीतिक दल जो सुबह से शाम तक राष्ट्रवाद की दुहाई देता है, चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रवाद पे लड़ता है, वो बच्चों को न राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहता है और न सेकुलरिज्म पढ़ाना चाहता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बच्चे बड़े होकर किस दिशा में जाएंगे? मैं इसकी सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं, और ये भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आया। इधर सिलेबस कट को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए 30% तक इस समय उस पाठ्यक्रम को कम किया जाए, उन टॉपिक को कम किया जाए। वो पाठ्यक्रम का तो हिस्सा रहेगा, लेकिन वो प्रसंग केवल परीक्षा में उसको पूछे नहीं जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसका जहाँ पूरे देश में स्वागत हो रहा है, वहाँ कुछ लोग, चंद लोग केवल बिना किसी जानकारी के झूठ और सनसनी फैलाने की दृष्टि से ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, इस तरीके से सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि प्लीज़ आप शिक्षा में कम से कम राजनीति न करें, शिक्षा को छोड़ दें। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी CBSE सिलेबस कटौती मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार पहले अपने गिरेबान में झांके। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान के शिक्षा के ढांचे पर जो लोगों ने देखा पिछले दिनों, मुझे लगता है कि वो अपनी विफलता छुपाने के लिए केंद्र पर इस तरीके का दोषारोपण करते हैं। मुख्यमंत्री जी की भी आदत है और शिक्षा मंत्री जी की भी आदत है। अभी तक बहुत सारी चीजें तय नहीं कर पाई। तो गनीमत थी कि भारत की सरकार ने दूरदर्शन के और आकाशवाणी के जरिए उनको स्लॉट आवंटित किए और यहाँ के बच्चों को एक बड़ी सहूलियत मिली। लेकिन जिस तरीके से पाठ्यक्रमों को लेकर विसंगति बनी हुई है, जिसकी चर्चा होती है, मुझे लगता है कि खुद को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, बजाय हिंदुस्तान की सरकार पर तोहमत लगाने की। और अब बात करते हैं सरकार के मिशन हेलमेट की। सीएम गहलोत ने आज भीलवाड़ा डेयरी के हेलमेट वितरण कार्यक्रम की VC के जरिए शुरुआत की। भीलवाड़ा डेयरी के सहयोग से 15,000 पशुपालकों को रियायती दर पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया। सीएम ने इस मौके पर सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का टारगेट दिया। बता दें, भीलवाड़ा में एक साथ 15,000 हेलमेट वितरित कर भीलवाड़ा डेयरी और जिला परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुरक्षा का एक रिकॉर्ड और अनूठा उदाहरण पेश किया। भीलवाड़ा डेयरी, RCDF और परिवहन विभाग के सम्मिलित कार्यक्रम में 15,000 दुग्ध उत्पादकों को 80 लाख रुपए की लागत के ब्रांडेड कंपनी के हेलमेट वितरित किए गए। आने वाले दिनों में सरकार सड़क सुरक्षा पर बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस पर सख्ती के साथ ड्राइवर्स की ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जाएगा।
हेलमेट जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना उसके पहले बहुत प्रयास हुए थे हेलमेट का भी और बेल्ट लगाने के, बेल्ट ड्राइवर का भी और पैसेंजर के बेल्ट लगाने का पर वो लागू नहीं हो पा रहे थे। इच्छा शक्ति दिखाई और मुझे खुशी है कि हेलमेट भी झटके में लागू हो गया और ड्राइविंग सीट पर बेल्ट लगाने लग गए लोग। अभी मुझे खुशी है कि नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने साठ का काम दिया, पैसे दिखाया कि जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स थे एक्सीडेंट के बचाव के, उस पे उन्होंने पेनल्टी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। प्रताप सिंह जी ने थोड़ा उसमें विचार विमर्श किया क्योंकि बहुत ज्यादा पेनल्टी हो गई तो गरीब आदमी कैसे भरेगा। और कल मुझसे उन्होंने अप्रूव कराया, मैं समझता हूँ वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और पेनल्टी भी लगी है और जो थोड़ी बहुत गलती करता है उस पर पेनल्टी कम लगी है। हेलमेट लगाने से जहां तक मुझे जानकारी मिली है करीब 50% मृत्यु कम हो जाती है। 50% लोग बच जाते हैं। हेलमेट लगाने में कई लोगों को संकोच होता है, शर्म आती है, पर धीरे धीरे अब लोग समझ गए हैं और लोग लगाने लग गए हैं। हर साल सप्ताह मनाता है ट्रांसपोर्ट विभाग, रोड सेफ्टी सप्ताह मनाता है। हम चाहेंगे कि एक तो रोड सेफ्टी सप्ताह के अलावा एक सेमिनार भी हो। और अब खबर उन लोगों के लिए जो बेफिक्र होकर वाहन चलाते हैं और सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आते हैं। ऐसे लोग अब संभल जाएं क्योंकि अब नए एमवी एक्ट पर ट्रैफिक पुलिस फुल एक्शन में। आज कई जगह यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर गाज गिरी, उनके चालान काटे गए, आगे से नियमों का पालन करने की सीख भी दी गई। प्रदेश में नया एमवी एक्ट लागू होने के बाद जयपुर में भी ट्रैफिक पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। यहां भी कई जगह वाहन चालकों को रोका गया, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। ट्रैफिक पुलिस एक सप्ताह तक शहर भर में समझाइश अभियान चलाएगी, लोगों को संशोधित एक्ट के बारे में जानकारी देगी। एक सप्ताह खत्म होने के बाद ट्रैफिक तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जो आपने 2-3 मुद्दे उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं कल से ही विजिट भी कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही हम इस पर कोई ना कोई प्लान इस तरीके का लाएंगे कि लोगों को असुविधा कम से कम हो और काम भी निरंतर जारी रहे। देखिए, चालान की जो फीस है वो उसमें कुछ इजाफा किया गया है और उसमें पुनः मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से जयपुर वासियों से कि ट्रैफिक वायलेशन ना हो, ट्रैफिक नियमों की पालना करें, स्वतः ही पालना करें जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो। यही मेरी आपके माध्यम से अपील है। अलवर में कोरोना को लेकर लापरवाही पर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए। कोतवाली पुलिस ने आज कोच परिसर समेत आसपास के बाजार में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। साथ ही अलवर नगर परिषद ने चूड़ी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब ग्राफिक्स के जरिए यह भी जान लीजिए कि प्रदेश में किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। बिना हेलमेट पाए जाने पर 1000 रुपए, बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर या गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए, 2 व्हीलर पर 3 सवारी 1000 रुपए, बिना इंश्योरेंस 2000 रुपए, बिना लाइसेंस 5000 रुपए, हाई स्पीड ड्राइविंग 1000 रुपए, डेंजर ड्राइविंग पहली बार 1000, दूसरा चालान 10,000, ध्वनि और वायु प्रदूषण बाइक 500 रुपए, कार 1500 रुपए, बिना रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग 2000 रुपए जुर्माना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का जुर्माना। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे परीक्षाओं को लेकर